हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम एक न्यू यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। आज हम इसका सेकंड और फाइनल पार्ट करेंगे। ये वो यूनिट है जो मैं आपको अभी तक टोटली कंप्लीट करा चुकी हूँ। में एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। तो आपको पहले एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग समझना है। तो जब आप अपने एनिमल लाइफ स्टॉक के है ना साइंटिफिकली मैनेज करते हो, उनको उनके वेरियस एस्पेक्ट को मैनेज करते हो, जैसे कि उनको आपको क्या खाने के लिए देना है, उनकी ब्रीडिंग कैसे करानी है, उनके अंदर डिजीजेस को होने से कैसे बचाना है, ठीक है। तो एनिमल बेस्ड फार्मिंग के अंदर क्या क्या आ सकता है, आपकी जो कैटल फार्मिंग होती है, गोट, शीप, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग, ये सब किसके अंदर आते हैं? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर है ना, हमारी जितनी भी क्रॉप है उनके मैनेजमेंट को अगर आप देख रहे हो उसको हम बुलाते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमारा जो जितना भी लाइफ स्टॉक है, एनिमल लाइफ स्टॉक है, उसके मैनेजमेंट को जब हम देखते हैं उसे हम बुलाते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कैटल फार्मिंग। तो कैटल हस्बेंड्री हम दो पर्पस के लिए करते हैं। एक होता है मिल्क के लिए, दूसरा होता है ड्रॉथ लेबर। तो आपके खेतों का जितना भी काम होता है, जितना भी एग्रीकल्चर वर्क है, टिलिंग करना, इरिगेशन करना, कार्टिंग करना, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, आपको खेतों में हल चलाने के लिए, ठीक है, जिसको हम टिलिंग बोलते हैं, आपको इरिगेट करना है, उसके लिए अगर आप अपने एनिमल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इसको हम क्या बुलाते हैं? कैटल फार्मिंग बुलाते हैं। तो जो इंडियन कैटल है वो दो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करती है। पहली होती है बॉस इंडिकस। जो हमारी काउज है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बॉस इंडिकस होता है। और जो बॉस ब्यूबेलिस होती है वो कौन होती है? हमारी बुफेलोज होती हैं, ठीक है। तो आपसे है ना पूछा जा सकता है कि इंडियन कैटल कौन कितनी स्पीसीज से बिलोंग करती है, तो दो से बिलोंग करती है। ये क्वेश्चन वो पूछ भी चुके हैं। उसके अलावा आपको काऊ का साइंटिफिक नेम मालूम होना चाहिए और बुफेलो का भी साइंटिफिक नेम आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आते हैं मिल्क एनिमल्स हम किसको बुलाते हैं और ब्रॉथ एनिमल्स हम किसको बुलाते हैं। तो जिन भी एनिमल्स को आप इसलिए एनिमल हस्बेंड्री के अंदर रख रहे हो ताकि आप उनसे दूध प्राप्त कर सको, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए जिनको हम रख रहे हैं, जिनका ब्रीडिंग हम इसलिए कर रहे हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? मिल्क एनिमल्स बुलाते हैं, डेयरी एनिमल्स बुलाते हैं, ठीक है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स जो होती है उनको हम क्या बुलाते हैं? मिल्क एनिमल्स बुलाते हैं, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है? टू सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली बट टू सम एक्सटेंट, जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसके ऊपर आपका मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है। अब लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? तो जब भी आपकी जो गाय है, भैंस है, उसने अपने बेबी को बर्थ दिया है, जिसको हम काफ बुला रहे होते हैं, तो वो जो पीरियड होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? लैक्टेशन पीरियड बुलाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज करते हो उसी तरीके से आप है ना मिल्क प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि अपने बेबी को फीड करने के लिए, नर्चर करने के लिए वो क्या करती है? मिल्क को प्रोड्यूस करती है, जो हम क्या करते हैं? हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना हमारे पास कुछ ऐसी ब्रीड होती है जो इंडियन ब्रीड है, जिनको हम लोकल ब्रीड बुलाते हैं। लोकल ब्रीड के एग्जाम्पल क्या है? रेड सिंधी और साहिवाल। ये क्या करती है? एक्सीलेंट रेजिस्टेंस दिखाती है डिजीज, यानी कि ये ऐसी वेराइटीज है इंडिया में जब आप इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना तो बहुत ज्यादा बीमारियां इनको नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी ब्रीड है जो फॉरेन की है, उनको हम क्या बुलाते हैं? एग्जॉटिक बुलाते हैं, फॉरेन ब्रीड बुलाते हैं, जैसे कि जर्सी, ब्राउन स्विस। अब हम इनको क्यों यूज करते हैं? ये है ना बहुत ज्यादा दूध देती हैं, इनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो बहुत ज्यादा होता है, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत हाई होता है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? देखो ये है ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आई है, तो इनको है ना इंडिया में सरवाइव करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। किसी को बहुत गर्मी लग रही होती है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम इनके साथ फेस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप लोकल ब्रीड का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने ऐसी गायें और भैंसे पाल रखी हैं जो इंडिया में ही मिलती थी, तो उनको है ना कोई भी ज्यादा बीमारी नहीं होती, उनको ज्यादा आपको टेक केयर नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे ड्रॉथ एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल जिनको हम है ना फार्म लेबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है अगर गाय ने गाय पैदा की है तो वो मिल्क एनिमल्स है, ठीक है, वो आराम से दूध देने के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर उसने बछड़ा पैदा किया है, ठीक है, मेल काफ को अगर उसने पैदा किया है, तो वो किस लिए इस्तेमाल होता है? खेतों में यूज होने के लिए, जिसको हम बैल बुलाते हैं, ठीक है। वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा होता है? खेतों में
काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रॉथ एनिमल्स हम किसको बुलाते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनको हम फार्म लेबर कराने के लिए, खेतों में काम कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम ड्रॉथ एनिमल्स बुलाते हैं। और ऐसे एनिमल जिनसे हम दूध प्राप्त करते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? मिल्क एनिमल्स बुलाते हैं। के जो डेयरी एनिमल्स होते हैं उनकी है ना फूड रिक्वायरमेंट दो टाइप की हो सकती है। एक है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, आप उनको जो खाना है उनकी डेली लाइफ जीने के लिए दे रहे हो, ठीक है। अगर आप डेली वो चाहते हो आपका एनिमल जो है वो एक हेल्दी लाइफ लीड कर सके, उसको जो आप खाना प्रोवाइड करते हो उसको हम क्या बुलाते हैं? मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बुलाते हैं। लेकिन एक ऐसा एनिमल जिसने है ना अभी बेबी को बर्थ दिया है और वो दूध प्रोड्यूस करता है, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट जो होती है उस टाइम है ना उसको हम और भी ज्यादा रिच खाना देते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? मिल्क प्रोड्यूसर रिक्वायरमेंट बुलाते हैं। जब वो अपने लैक्टेशन पीरियड के दौरान होती है उसकी और ज्यादा केयर की जाती है, उसे और अच्छे टाइप का अच्छी क्वालिटी का खाना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आप अपने डेयरी एनिमल्स को दो टाइप का खाना देते हो। एक होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि वो अपनी डेली लाइफ को लीड कर सके इसलिए जो खाना दिया जा रहा है। दूसरा होता है जब वो आपको दूध दे रहा है उस टाइम जो आप उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हो। अब आपके एनिमल फीड में क्या क्या हो सकता है? एक होता है रफेज जो लार्जली फाइबर होता है और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो जितना भी चारा, भूसा, हरा चारा आप अपने जानवरों को डालते हो वो किस कैटेगरी में आता है? रफेज में आता है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है कॉन्सेंट्रेट। तो इसके अंदर है ना फाइबर तो बहुत कम होता है लेकिन इसमें है ना प्रोटीन का लेवल बहुत हाई होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत हाई होता है। तो आपको याद रखना है जो हमारा रफेज होता है वो बल्क होता है, क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा डालना पड़ता है हमें, लेकिन उसके अंदर फाइबर तो हाई होगा लेकिन न्यूट्रिएंट्स कम होता है। किसके अंदर? रफेज के अंदर। कॉन्सेंट्रेट में इसका टोटल अपोजिट होता है, क्वांटिटी में हमें उसे कम देना होता है। कॉन्सेंट्रेट है वो आप थोड़ी सी खल डालोगे, प्रोटीन्स बहुत हाई होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई होते हैं कॉन्सेंट्रेट के अंदर, फाइबर जो होता है वो लो होता है, ठीक है। उसके बाद आती है पोल्ट्री फार्मिंग। ये तो थी हमारी कैटल फार्मिंग, उसके बाद होता है पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर है ना हम जो ऐसी वेराइटीज उगाते हैं जो हम किस लिए, या तो हमें अंडे चाहिए उनसे या फिर हमें मीट चाहिए, तो इन चीजों के लिए हम जब एनिमल्स को पालते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाता है लेयर्स क्या होते हैं और ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जिनको आप है ना सिर्फ इसलिए पैदा कर रहे हो, जिनको है ना आप सिर्फ इसलिए पाल रहे हो क्योंकि उनसे आपको अंडे मिलने वाले हैं, तो उनको हम क्या बुलाते हैं? लेयर्स बुलाते हैं। और ऐसी वैरायटीज जिनसे आपको मीट मिलने वाला है उन्हें हम क्या बुलाते हैं? ब्रॉयलर बुलाते हैं, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग में भी हमारे पास ऐसी वैरायटी है जो इंडिया में ही मिलती है जिन्हें हम इंडिजिनियस ब्रीड बुलाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है असील, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है ना कुछ ऐसी वैरायटी है जो एग्जॉटिक वैरायटी है, उसका एग्जाम्पल क्या है? लेग हॉर्न है, ठीक है। तो जो एग और ब्रॉयलर प्रोडक्शन के लिए आप एनिमल्स को रेयर कर रहे हो, चिकन्स को रेयर कर रहे हो, उनको आपको है ना बहुत ज्यादा विटामिन में रिच सप्लीमेंट्री फूड देना होता है ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हो सके। तो उनको आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाते हो। उसके अलावा जो राशन है, उनकी डेली फूड रिक्वायरमेंट है, आपको पता है ना आपकी जो डेली फूड रिक्वायरमेंट है वो क्या कहलाती है? राशन कहलाती है। और आपका जो एक वक्त का खाना है वो क्या कहलाता है? डाइट कहलाता है, ठीक है। तो जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनको जो हम डेली रिक्वायरमेंट के लिए राशन देते हैं उसमें है ना बहुत ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए, बहुत ही एडिक्वेट फैट होना चाहिए, और उसमें है ना हम दो विटामिन का लेवल बहुत हाई रखते हैं। एक होता है विटामिन ए और एक होता है विटामिन के। हमारे जो पोल्ट्री फीड है यानी कि हमारे जितने भी चिकन्स हैं जो जिनको हम ब्रॉयलर चिकन प्राप्त करने के लिए उगा रहे हैं उनको हम है ना विटामिन ए एंड विटामिन के में रिच खाना देते हैं। ऐसा खाना देते हैं जो प्रोटीन में बहुत हाई होता है और उसके अंदर एडिक्वेट फैट भी होता है, क्योंकि उसके अंदर अच्छा सा चिकन मीट बनेगा ना तभी तो आप उसको खाने के लिए इस्तेमाल करोगे आगे जाके, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आप मुझे कमेंट्स में है ना विटामिन ए एंड विटामिन के का साइंटिफिक नेम लिख के बताओगे। मैंने आपको एक टॉपिक करा रखा है विटामिन, तो देखते हैं आपको नाम मालूम है कि नहीं मालूम है। उसके बाद आता है फिश प्रोडक्शन। तो जो आपको पता है फिश जो है ना वो एनिमल प्रोटीन का बहुत ही चीप सोर्स है, ठीक है। तो हमें ना बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है किसकी मदद से? फिश की मदद से, ठीक है। तो फिश के प्रोडक्शन में ना कैसी कैसी फिश आती है? ट्रू फिश भी आती है और सेल फिश भी आती है, जिनको हम क्या बुलाते हैं? प्रॉन्स और मॉलिस्क बुलाते हैं, ठीक है। तो फिश को ऑब्टेन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है कि आप है ना
एक नेचुरल रिसोर्स पे गए, आप कोई नदी थी उसमें गए और आपने वहां पे फिश को पकड़ लिया, ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, कैप्चर फिशिंग बुलाते हैं। आप गए और आपने फिश को कैप्चर कर लिया। दूसरा तरीका होता है फिश फार्मिंग, यानी कि आपने ना पूरा का पूरा सेटअप लगाया, आपने जैसे हमारी नॉर्मल एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है वैसे तरीके से है ना फिश फार्मिंग भी होती है, ठीक है। आपने एक पॉन्ड बनाया, उसके अंदर आपने फिश के अंडे डाले और धीरे धीरे वो बड़ी हो गई और उनको आपने मार्केट में बेचा, तो इसको आप क्या बुलाते हो, कल्चर फिशिंग बुलाते हो। तो आपके पास दो तरीके होते हैं फिश प्रोडक्शन के, एक होता है कैप्चर फिशिंग और एक होता है कल्चर फिशिंग। आप जाके समुद्र में जैसे मछुआरे करते हैं, समुद्र में नदी में जाके मछलियों को पकड़ना। दूसरा तरीका होता है आपने पूरा अपना एक फार्म बनाया है और उसके अंदर आप उनका प्रोडक्शन कर रहे हो, फिश का प्रोडक्शन कर रहे हो। उसके बाद आती है हमारी मैरीन फिशरी। तो आपको पता है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, हमारे जो डीप सीज है, ठीक है। तो बहुत सारी आपको मेरीन फिश वैरायटी मिलेगी, यानी कि ऐसी वैरायटी जो सिर्फ मेरीन वाटर के अंदर आपको मिलती है, जिसके एग्जाम्पल क्या है, पॉम्फ्रेट, मैक्राल, ट्यूना, सार्डीन्स एंड बॉम्बे डक। तो आपसे ना एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि बॉम्बे डक किसकी वैरायटी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बॉम्बे डक कोई डक नहीं है, ये क्या है, एक फिश है, ठीक है। उसके अलावा है ना कुछ ऐसी मेरीन फिश होती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है ना बहुत ज्यादा हाई होती है। इसके अंदर क्या आती है, हमारी जो फिन फिशेज है, जैसे कि म्यूलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट, सेलफिश एंड प्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद है ना जो हमारे म्यूसल्स एंड ऑयस्टर्स है, सीवीड्स है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे ऑयस्टर्स हमारी क्या मदद करते हैं, आप जितने भी मोती पहनते हो, अगर आप एक ओरिजिनल मोती पहन रहे हो ना, पर्ल्स पहनते हो, उनको बनाने में हमारी मदद कौन करता है, ऑयस्टर्स करता है। तो जो हमारा पूरा ब्लू रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हमारे एक्वा कल्चर का प्रोडक्शन बनना, यानी कि आप फिश का प्रोडक्शन तो करते ही हो एक्वा कल्चर के अंदर, लेकिन अगर आप वहाँ पे आप ऑयस्टर्स को उगा रहे हो, अगर वहाँ पे आप प्रॉन्स को उगा रहे हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन बुलाते हैं, अगर आप इनके प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है इनलैंड फिशरीज। तो हमारा जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, जिसमें क्या क्या आते हैं, आपकी जो कैनाल्स है, आपके जो पॉन्ड है, रिजर्वॉयर्स है, रिवर्स है, या फिर आपके ब्रैकिश वाटर रिसोर्स है, ठीक है, जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर आपस में मिक्स करते हैं, उस पानी को हम क्या बुलाते हैं, ब्रैकिश वाटर बुलाते हैं, एस्चुरी और लेगून बुलाते हैं। जब मैंने आपको एक्वेटिक बायोलॉजी यूनिट पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि एस्चुरी हम किसको बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है, बहुत सारी मछलियां देखने को मिलती है। तो फिश कल्चर क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, आपको पता है जो हमारा राइस होता है ना, जब हम अपने राइस को उगाते हैं उसे बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो उसमें है ना हमेशा पानी स्टेगनेंट रहता है। तो हम क्या करते हैं, दो टाइप का प्रोडक्शन पाने के लिए, जिस पानी के अंदर हमने चावल को लगा रखा है ना, उसी में है ना हम फिश के बहुत सारे सीड डाल देते हैं और फिश कल्चर भी उसके साथ ही कर लेते हैं, यानी कि आपको चावल भी मिल जाएगा और उसी पानी में बहुत सारी मछलियां भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पैडी फील्ड के साथ हम कभी कभी फिश भी उगा लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, आपकी है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेज होती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फिश होती है। कभी कभी अगर आप एक नदी को देख रहे हो तो कोई कोई फिश होती है जो बिल्कुल ऊपर तैर रही होती है, कोई कोई होती है जो बीच में तैर रही है और कोई कोई होती है जो एकदम तली में तैर रही होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कहाँ रहती है, तो जो हमारी कटला फिश होती है वो क्या करती है, सरफेस फीडर है, यानी कि एकदम सरफेस के क्लोज रह रही होती है और वहां पर अपना पूरा का पूरा लाइफ चला रही होती है। उसके अलावा जो आपकी रोहू होती है वो क्या करती है, मिडिल जोन में रहती है, ठीक है, या तो एकदम ऊपर रहेगी ना एकदम नीचे रहेगी। उसके अलावा आपकी जो मृगाल एंड कॉमन कार्प है वो आपकी बॉटम फीडर है, एकदम तली में रहती है। ग्रास कार्प नाम की जो हमारी फिश होती है वो क्या करती है, वीड्स के ऊपर फीड करती है, यानी कि घास खाना पसंद करती है, अनवांटेड प्लांट्स के ऊपर फीड करना पसंद करती है। फिश फार्मिंग में जो एक मेजर प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है गुड क्वालिटी सीड की कमी होना। गुड क्वालिटी सीड से मतलब आप ये मत समझ लेना कि इनके भी बीज होते हैं, इनके बीजों का मतलब है अंडों की बात हो रही है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के फिश के अंडे आपको मिल गए, आपने उसे अपने पॉन्ड में डाला, उनमें से बहुत अच्छी अच्छी फिश ग्रो कर गई, आपने उन्हें मार्केट में बेचा और आपका बहुत सारा फायदा हुआ। किसकी बात कर रही हूँ मैं, फिश फार्मर की बात कर रही हूँ। लेकिन सोचो आपको जो उन्होंने सीड दिया, यानी कि अंडे दिए मछली के, वो इतने खराब क्वालिटी के थे, आपने उन्हें उगाया, उनमें से 4-5 ही उगी और आपको इतना सारा नुकसान हो गया क्योंकि आपने मेहनत इतनी सारी की लेकिन आपके 4-5 फिश ही बिक पाई, ठीक है। तो जो मेजर प्रॉब्लम आती है फिश फार्मिंग में क्या होती है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है बी कीपिंग। तो आपको पता है आपके घरों में जो भी आप शहद खाते हो वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो हमारी जो हनी बीज होती है, जब आप है ना
हनी प्रोडक्शन के लिए हनी बी को रेयर करते हो, जब आप है ना हनी प्राप्त करने के लिए अपनी हनी बी को रेयर करते हो तो इसको हम क्या बुलाते हैं, एपीकल्चर बुलाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एपीकल्चर का मतलब क्या होता है। ठीक है, रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी प्रोडक्शन। तो जो हमारे बीहाइव्स होते हैं, यानी कि हमारे मधुमक्खी के जो छत्ते हैं, उससे आपको है ना, जब आप उसको तोड़ते हो तो उसमें से आपको शहद तो मिलता ही है, उसमें से है ना वैक्स भी निकलता है। वैक्स है ना बहुत सारी मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है, बहुत सारा कॉस्मेटिक प्रोडक्शन, आपके जो कॉस्मेटिक्स है वहां पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लोकल वेराइटीज भी इस्तेमाल होती है बी के, और इंटरनेशनल वेराइटी भी इस्तेमाल होती है। तो आपको है ना इनके साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए। तो इंडियन बी का साइंटिफिक नेम है एपिस सेरेना इंडिका, रॉक बी का साइंटिफिक नेम है एपिस डॉर्सेटा, और लिटिल बी का साइंटिफिक नेम है एपिस फ्लोरे। ठीक है, उसके बाद आपको एक इटालियन बी वैरायटी का नाम मालूम होना चाहिए जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। अब ये इंडिया में क्यों लाई गई थी, इसके अंदर है ना बहुत ज्यादा हनी प्रोडक्शन देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपने है ना एपिस मेलिफेरा को इस्तेमाल किया है अपने हनी की रेयरिंग के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का हनी आपको मिलेगा। ठीक है, तो हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होती है किसके अंदर, हमारी एपिस मेलिफेरा के अंदर। ठीक है, तो जो हमारे हनी की क्वालिटी होती है ना, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस पूरे एरिया में जहाँ आपने अपना मधुमक्खी का छत्ता सेटअप किया हुआ है वहां पर नेक्टर कैसा है। तो आपको पता है ना, जो हमारे प्लांट्स है उस पे जो फ्लावर्स आते हैं उसका जो जूस होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, नेक्टर बुलाते हैं। तो वो जितनी अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स का उसने इस्तेमाल किया होगा, नेक्टर चूसा होगा, उतना ही अच्छा क्वालिटी का वो क्या बनाएगी, हनी बनाएगी। ठीक है, तो आपके जो फ्लावर्स है उनकी क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं कि आपके हनी का टेस्ट कैसा होगा। इसी के साथ हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स यूनिट कंप्लीट हो गया है। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।